हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर के आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। तो हमने बहुत कुछ छत्तीसगढ़ की क्लास में पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, ठीक है। तो इसका बेसिक समझने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे, हमारा जो सबसे पहले काम हमेशा रहता है कि हम मैप ड्रॉ करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, ठीक है। मैप ड्रॉ करने के बाद में वन बाय वन देखेंगे। ऐसे तो आप सभी को पता होगा, मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ होती है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी मिट्टियाँ होती है, लेकिन 5 मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, वहाँ पे आपको 8 प्रकार की देखने को मिल सकती है और यहाँ पे आपको 5 प्रकार की देखने को मिलेगी। तो हम चलते हैं, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करेंगे, मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पे है ये देखेंगे और उसके बाद में वन बाय वन हम शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। मैप इसलिए मैं ड्रॉ करती हूँ क्योंकि मैप का इस्तेमाल बीच बीच में होता जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम सीधा मशरूम बनाते हैं हमेशा की तरह और फिर हम पेट फुला लेते हैं और इस तरह से उल्टा मशरूम ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से उल्टा मशरूम ले लेते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति का नाक बना लेते हैं और इस तरह से मुंह बना लेते हैं और हम क्या करते हैं, इस मशरूम के साथ में जोड़ लेते हैं। अब हम मिट्टियाँ बना रहे हैं तो हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे एक ऐसा खींच लेते हैं। क्या है हम देखेंगे इसको कि यहाँ पे क्या है हम देखेंगे। उसके बाद में हम ये वाले हिस्से में आ जाते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से छोटू सा बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 छोटे छोटे से इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट को लेते हुए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के साथ में इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को लेते हुए यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। तो ये मेरा मिट्टी का मैप तैयार हो गया। लेकिन ये कौन कौन सी मिट्टी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला पॉइंट। ये जो मैं कलर येलो कलर से ड्रॉ करी, मेरे ख्याल से येलो कलर इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ से मैंने येलो कलर लिया है, यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, येलो कलर लिया इस वाले भाग में। यहाँ पे मैं छोटा सा इस तरह से, ये जो पार्ट दिख रहा है वहाँ पे ये छोटा सा इस तरह से मैंने किया है और यहाँ पे भी मैंने येलो कलर कर लिया है, ठीक है। इस प्रकार मेरी एक मिट्टी तैयार हो गई है और इस मिट्टी का नाम है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है इसका नाम है लैटराइट, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से बॉक्स में लिख सकते हैं या एक एक को लिख सकते हैं। इस मिट्टी का नाम है लैटराइट, ठीक है। इस मिट्टी का नाम क्या है, लैटराइट। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। लैटराइट या लैटेराइट भी बोलते हैं, लैटराइट या फिर लैटेराइट भी बोलते हैं, दोनों सही है। लैटेराइट दोनों सही है, लैटेराइट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये वाला पॉइंट जिसमें मैं डॉटेड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप इस तरह से डॉटेड कर सकते हैं। ये मैंने डॉटेड कर लिया, ठीक है। ये दिख रहा होगा, ये इस तरह से मैंने क्या किया, डॉटेड कर लिया। ये मेरी है, मैं यही लिख लेती हूँ, लाल पीली मिट्टी। मेरे ख्याल से सभी को दिख रही होगी, ठीक है। आप चाहे तो लाल पीली मिट्टियाँ लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं दिख रही होगी तो मैं इसको थोड़ा सा ये कलर कर देती हूँ, मेरे ख्याल से दिख रही होगी सभी को, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। उसके बाद में ये जो मैं एक और ले रही हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। ये जो मेरी तीनों जो इस कलर की दिख रही है, ये है मेरी काली मिट्टी, ठीक है। ये मेरी कौन सी है, काली मिट्टी, मिट्टी या मिट्टियाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं एक और कलर उठा लेती हूँ, ये कलर उठा लिया मैंने, ग्रीन, ठीक है।
यहाँ पे मैं इस तरह से प्लस प्लस की साइन लगा देती हूँ। ठीक है, हरा भरा प्लस प्लस का साइन। और ये जो मेरी आती है इसको कहते हैं लाल बलुई मिट्टी। क्या कहते हैं? लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, मैं यहाँ पे लाल पीली को यहाँ पे भी लिख देती हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ताकि आपको दिखे। उसके बाद में मैं कोई और कलर उठा लेती हूँ, ये रेड कलर उठा लेती हूँ। ठीक है, या फिर ये मेरी पिंक कलर उठा लेती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे पिंक कलर से कुछ डिज़ाइन बना देती हूँ, जैसे कि ये गोले बना देती हूँ। ठीक है, ये मेरा कहलाता है, कौन सा कहलाता है? लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार ये मेरी मिट्टियाँ जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, आपने देख लिया है कि मेरी मिट्टी कितने 5 प्रकार की मैंने बताया था। हम अभी पूरा पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने मैप ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि मैप हम बीच बीच में यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैप को ड्रॉ कर दिया है कि मेरी मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये मेरी कौन सी है जो आप पीले रंग की दिख रही है, वो लेटराइट या लेटेराइट मिट्टी है। जो आप डॉटेड देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये मेरी लाल पीली मिट्टी है। ये जो मेरी आप जो डार्क ब्लू कलर में देख रहे हैं वो मेरी काली मिट्टी है। ये जो मेरी ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये मेरी लाल बलुई मिट्टी है। जो पिंक कलर में देख रहे हैं ये मेरी लाल दोमट मिट्टियाँ हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। मिट्टियाँ हम पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ देख रहे हैं। तो मिट्टियों में हम सबसे पहले मृदा संगठन के बारे में देखेंगे। मृदा संगठन मतलब जो मृदा होती है उसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती है। ठीक है, तो अगर मृदा में देखें तो खनिज पदार्थ मिला होता है। अगर इसमें हम खनिज पदार्थ की मात्रा बोले, यहाँ पे मात्रा देख रहे हैं। ठीक है, इधर हम क्या देख रहे हैं? मात्रा देख रहे हैं। तो इसमें देखेंगे तो आपको 40 से 45% जो होती है वो खनिज मिलता है। ये याद रखना, मृदा में ये कई बार अरेंज करने के लिए भी पूछ दिया जाता है। तो मृदा में सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा खनिज पदार्थ मिलेगा 40 से 45%। ठीक है, अगर इसमें ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बोलेंगे, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ मतलब जो जैसे आपके केचुए होते हैं, मृदा में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, है ना, या डालते हैं, नहीं होंगे तो डालते हैं उसको उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कोई पत्तियां है गिर गया है, या प्याज व्याज आलू के छिलके डालते हैं, मृदा में दबा दिए, कचुए को डाल दिए। अब कचुए उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो उस मृदा में क्या होता है? तोड़ेंगे मतलब उसका अपघटन करेंगे। तो वो मृदा जो होती है, अब उसमें क्या हो गया? ह्यूमस ज्यूमास की मात्रा जो है बढ़ गई। यही क्या कहलाता है? ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ। ये याद रखना। ठीक है, तो इसकी मात्रा कितनी होती है? 5 से 10%। ये मैंने पहले भी बता चुका है। ठीक है, उसके बाद में मृदा जल मतलब मृदा में जो जल घुला होता है उसकी मात्रा कितना होता है? 20 या 25% आपको देखने को मिलेगा। मृदा वायु कितना होता है? ये भी 20 या 25% होती है। मतलब जो मृदा में जल या वायु की जो घुला होता है उसकी मात्रा 20 या 25% आपको देखने को मिलेगा। और जो सूक्ष्म जीव जैसे अभी मैंने बताया केचुआ जो डाला जाता है, ये आपको 10% दिखने को मिलता है। और यही सूक्ष्म जीव ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही मृदा को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। उसका जो जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उसको अपघटित करने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अपना मृदा संगठन देख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसको जमाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है अम्लीय और क्षारीय मृदा, क्योंकि मृदा में अम्लीय गुण भी पाई जाती है और क्षारीय गुण भी पाई जाती है। तो हम पहले मृदा स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमको समझना है, क्योंकि डायरेक्ट मैं लिख दूंगी पीएच मान इतना होता है, तो आपको वो समझना है कि अम्लीय क्षारीय क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम अगला पॉइंट देखेंगे, अम्लीय और क्षारीय गुण देखेंगे मृदा का। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय मृदा। ठीक है, क्षारीय मृदा मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो एक तो हम देख रहे हैं अम्लीय मृदा और दूसरा हम देख रहे हैं क्षारीय। देखो, जो मृदा होती है तो मृदा जो अभिक्रिया है मतलब जो मृदा रिएक्शन जो करती है
वो मिट्टी के अम्लीय या क्षारीय गुण पर निर्भर करती है। मृदा अभिक्रिया मतलब जैसे कोई आपने फसल बोया तो वो उसके साथ में वो जो फसल का जो ग्रोथ हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तो जो मृदा अभिक्रिया हो रही है वो उसके अम्लीय और क्षारीय गुण पर निर्भर करती है। तो मेरा पहला पॉइंट क्या आ गया कि मृदा अभिक्रिया, मृदा अभिक्रिया आप यहाँ से पॉइंट उठाकर अपने मीन्स में भी लिख सकते हैं। मृदा अभिक्रिया जो है वो मिट्टी के अम्ली एवं क्षारीय गुण पर निर्भर करती है। ठीक है, क्षारीय गुण पर निर्भर करती है। ठीक है, ठीक है, इस पर निर्भर करती है। अब मिट्टी अम्ली भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है, लेकिन ये अम्ली कब होगी ये भी हमको देखना है। मृदा जो है वो अम्ली भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है, तो ये अम्ली कब होगी, अम्ली कब होगी, ठीक है, अम्ली कब होगी ये, तो मृदा अम्ली कब होगी, जब उसमें हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन की मात्रा अधिक हो। जब उसमें क्या होगी, मृदा में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, ठीक है, इसकी मात्रा अगर अधिक होगी, ये अधिक का सिंबल बनाया ना, तब मतलब मिट्टी में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन की मात्रा अधिक होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, अम्ली। और उसे क्षारीय कब बोलेंगे, मृदा को क्षारीय कब बोलेंगे, ये भी बात उठती है। तो क्षारीय कब बोलेंगे, जब उसमें पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम के ऋण आयनों की मात्रा अधिक हो, कि ऋण आयनों की मात्रा जो है वो क्या होगी, अधिक होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस मृदा को क्या बोलेंगे, हम क्षारीय बोलेंगे। ठीक है, अब जो मृदा अभिक्रिया है, ठीक है, मृदा अभिक्रिया हमने पहले लिखा, मृदा अभिक्रिया यहाँ पे हमने पहले ही बताया है। ठीक है, अभिक्रिया, मृदा अभिक्रिया, इसको हम pH मान से मापते हैं। ठीक है, जो मृदा की जो अभिक्रिया है उसको हम किससे मानते हैं, pH मान से मापते हैं। ठीक है, और आपने pH मान पढ़ा है, अगर 7 है तो उदासीन है, पढ़ा है कि नहीं, और 7 से कम है तो क्या होता है, और 7 से अधिक है तो क्या होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, ये आपको पता है लेकिन फिर भी हम देखेंगे। तो पौधों की वृद्धि के लिए हमारा अगला पॉइंट है कि जो पौधे हैं उसकी वृद्धि के लिए जो pH मान है वो कितना होना चाहिए, 6 to 7.5 के मध्य होना चाहिए। पौधों की वृद्धि के लिए pH मान कितना होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 to 7.5 के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब यदि अगर मिट्टी अम्ली है, यदि अगर मेरी मिट्टी जो है ये मेरी क्या है, अम्ली है, तो उसकी अम्लीता दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, चूने का प्रयोग करेंगे, मतलब चूने का छिड़काव करेंगे। सपोज कोई खेत है, उसकी मिट्टी में अम्लीता की मात्रा अधिक है तो हम वहाँ पे चूने का प्रयोग करेंगे, मतलब चूने का छिड़काव करेंगे। लेकिन यदि मिट्टी क्या है, क्षारीय है, भाई दोनों गुण हैं मिट्टी के, तो क्षारीय है, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, जिप्सम मिलाएंगे, मतलब क्या करेंगे हम, कैल्शियम सल्फेट, है ना, इसका प्रयोग करेंगे। मैंने क्या बताया कि मेरी मृदा अम्ली भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है। ठीक है, और पौधों की वृद्धि के लिए pH मान मुझे 6 से कितना 7.5 के बीच में मुझे pH मान चाहिए। अम्ली कब होगी, जब उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होगी, और क्षारीय कब होगी, जब उसमें पोटेशियम और सोडियम ऋण आयनों की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, और किसी मिट्टी की अम्लीता दूर करने के लिए, मान लीजिए एक खेत है जिसकी मिट्टी में अम्लीता अधिक है, तो उसको दूर करने के लिए हम वहाँ पे चूने का छिड़काव करेंगे। ठीक है, और अगर क्षारीय तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे, मतलब कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करेंगे, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, मतलब मिट्टियों के प्रकार देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के प्रकार, ऐसे लिख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के प्रकार। ठीक है, या छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, इनका प्रकार देखेंगे।
तो ये कितने प्रकार की होती है? तो ये टोटल 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है ये हमको देखना है, कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले मैं बोलूँ तो मेरी कौन सी मिट्टी आ जाती है? लाल पीली मिट्टी आ जाती है। हम इनके प्रतिशत भी देखेंगे। सबसे पहले मेरी लाल पीली मिट्टी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में मेरा कौन सा आ जाता है? लाल बलुई मिट्टी आ जाती है, लाल बलुई मिट्टी आ जाती है। उसके बाद में मेरी आ जाती है लाल दोमट मिट्टी आ जाती है, लाल दोमट। उसके बाद में मेरी काली मिट्टी आ जाती है, काली मिट्टी आ जाती है। उसके बाद में मेरी लेटेराइट मिट्टी आ जाती है या लेटेराइट, ठीक है, ये मिट्टी मेरी आ जाती है। अब जो मेरी लाल पीली मिट्टी है, ये जो मेरी लाल पीली मिट्टी, इसका अन्य नाम बोले, अन्य नाम बोले, अन्य नाम बोले या स्थानीय नाम बोले तो इसका नाम क्या है? मटासी, मटासी मिट्टी। इसको क्या बोलते हैं? मटासी मिट्टी बोलते हैं। और जो लाल बलुई मिट्टी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेतीली, रेतीली या फिर टिकरा मिट्टी बोलते हैं, टिकरा मिट्टी बोलते हैं। कौन बोलते हैं देखेंगे, ठीक है। और जो मेरी लाल दोमट मिट्टी है इसका तो लाल दोमट ही बोलते हैं। जो मेरी काली मिट्टी है इसको बोलते हैं भर्री, बोलते हैं भर्री बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं, कन्हार बोलते हैं, कन्हारी बोलते हैं, ठीक है, कपासी मिट्टी बोलते हैं। और लेटेराइट को बोलते हैं मुर्मी और बोलते हैं भाटा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जो मेरी मटासी मिट्टी है, ठीक है, और ये जो मेरी काली मिट्टी है, जब ये दोनों मिल जाते हैं मतलब इनका क्या होता है? हाइब्रिड, ठीक है। इनका मिलना मतलब क्या कहलाएगा? हाइब्रिड। तो जब इनका हाइब्रिड होता है तो जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं डोरसा मिट्टी, डोरसा मिट्टी। तो मुख्य रूप से तो 5 मिट्टी है, मुख्य रूप से 5 मिट्टी है, लेकिन ये डोरसा मिट्टी तो अलग से है। तो मैंने क्या बोला? छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ 5 प्रकार की होती है। पहला मेरा हो गया लाल पीली मिट्टी, दूसरा मेरा लाल बलुई, तीसरा हमारा हो गया लाल दोमट, और चौथा हो गया मेरी काली मिट्टी, और पांचवा हो गया मेरा लेटेराइट मिट्टी। इनके अन्य नाम या स्थानीय नाम बोले तो लाल पीली को बोलते हैं मटासी मिट्टी, लाल बलुई को बोलते हैं रेतीली या टिकरा मिट्टी, काली मिट्टी को भर्री, रेगुर, कन्हार, कन्हारी, ठीक है, इसके अतिरिक्त कपासी मिट्टी बोलते हैं। लेटराइट मिट्टी को मुर्मी और भाटा कहते हैं, ठीक है। और जो काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, जब इनका हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब दोनों मिलते हैं तो वहाँ पे जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं डोरसा मिट्टी, ठीक है, याद रहेगा। एक अन्य मिट्टी हम पढ़ते हैं, एक अन्य मिट्टी भी हम पढ़ते हैं, वो मेरी कौन सी है? मेरी छठवा आ जाएगी। ये अगर मैं इसको छठवा ले लूँ तो वो 7वां हो जाएगी। एक अन्य मिट्टी पढ़ते हैं हम, कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। ये कछारी मिट्टी क्या है? इसी को हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। जो नदी वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ जहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में नदियाँ बह रही है, वहाँ पे जो मिट्टियाँ पाई जाती है उसी को बोलते हैं कछारी या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये कहाँ मिलती है? नदी वाले क्षेत्र में, नदी वाले क्षेत्र में, याद रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मिट्टियों के प्रकार देख लिए। अब हम एक एक मिट्टी को देखेंगे। पहले ये कितने कितने प्रतिशत पाई जाती है ये भी देखते हुए आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है। तो इसको 5 भागों में तो हमने देख ही लिया। तो लाल पीली जो मिट्टी है, ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के 50 से 55% भाग पर पाई जाती है, ठीक है, याद रहेगा। जो मेरी लाल बलुई मिट्टी है ये आपका 25 से 30% भाग पर पाई जाती है, ठीक है, 25 से 30% भाग पर पाई जाती है। जो मेरी लाल दोमट मिट्टी है ये अगर देखा जाए तो 10 से 15% भाग पर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बोलूं तो मेरी जो काली मिट्टी है ये मेरी 8 से 10% भाग पर पाई जाती है।
जो मेरा लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी ये मेरा 2 से 5% भाग पर पाई जाती है, 2 से 5% भाग पर पाई जाती है, मतलब सबसे कम पाई जाती है। तो ये मैंने बता दिया मिट्टी, ये आप जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से जो आपका जो ऐसे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो देते हैं या जो बुक आती है वहाँ पे नहीं, मेन जो मोटी बुक आती है वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पे ये डेटा मिल जाएगी, ठीक है। और जो भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग है वहाँ पे भी जो छत्तीसगढ़ में मृदा पाई जाती है उसके बारे में भी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अब हम थोड़ा सा मृदा के जो अलग अलग इंस्टीट्यूट ने, अलग अलग संस्थानों ने जो मृदा के बारे में कहा है, इसके प्रकार के बारे में, वो हम देखते हैं। तो ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। मैंने फुल फॉर्म बोल दिया, आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार जो भारतीय मृदा का वर्गीकरण किया गया वो कितना किया गया, 8 किया गया है। कौन कौन सा किया गया है, तो ये हम देखेंगे जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। आप चाहो तो मैं ओरली बोल देती हूँ, पर्वतीय है, जलोढ़ है, काली है, लाल है, लेटराइट है, लेटेराइट, मरुस्थली है, पीट एवं दलदली है, लवणी है, क्षारी है। तो ये सब हम देखेंगे, किस पे देखेंगे, भारतीय भूगोल में, मतलब इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, ठीक है। तो कितने प्रकार से किया गया, 8 प्रकार से। और जो मेरा FAO है, ठीक है, मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन, मतलब फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने मृदा का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, 11 प्रकार से किया है। कितने प्रकार से, 11 प्रकार से। और जो CG राज्य CG मतलब छत्तीसगढ़ जो राज्य ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसमें छत्तीसगढ़ की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब प्रकार को बताया गया। उसके अनुसार ये जो यहाँ पे जो मृदा बताई गई है, यहाँ पे जो 11 मृदा बनाई है, इसी के अनुसार उसने इसको 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है, ठीक है। याद रहेगा मैंने क्या बताया, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी ने क्या किया है, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों का प्रकार मतलब भाग बताए हैं। तो ये FAO मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन के जो 11 प्रकार बताए हैं उसी के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला आता है अल्फीसॉल। मैं ये पहले क्यों बता रही हूँ, हालांकि अल्फीसॉल को अगर आगे अगर आप जानना चाहेंगे क्या है तो वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। अभी मुझे ये प्रकार बताने के लिए, क्योंकि ये वर्गीकरण बताने के लिए ये बताना है, ठीक है। तो अल्फीसॉल है, ठीक है। वरना आपको मैं अगर बोलूँगी अल्फीसॉल तो ये अल्फीसॉल कहाँ से आया, तो ये भी वर्गीकरण है, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है, आपका एंटीसॉल है, एंटीसॉल है। आपको एंटीसॉल को अल्टीसॉल भी देखने को मिल सकता है, दोनों सही हैं, ठीक है, ठीक है। तीसरा अगर मैं बोलूँ, तीसरा मैं यहाँ लिख लेती हूँ, तीसरा मैं बोलूँ तो ये मेरा कौन सा है, वर्टिसॉल है, वर्टिसॉल है। और अगर मैं चौथा बोलूँ तो मेरा क्या है, इंसेप्टिसॉल है, इंसेप्टिसॉल है। याद रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे 4 प्रकार से किसने, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी में छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को 4 भागों में बांटा गया। किसके अनुसार, तो FAO ने जो 11 प्रकार का वर्गीकरण किया है उसके अनुसार, ठीक है। याद रहेगा। अब हम चलते हैं मिट्टियों के प्रकार। तो हम चलते हैं मिट्टियों के प्रकार पर। पहला हम मिट्टी देखेंगे, कौन सा देखेंगे, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों पहले उसको देखा है, ठीक है, ये जो वर्गीकरण देखा है वो क्यों देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम निर्माण, इसका निर्माण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो जो ग्रेनाइट सिस्ट है, ग्रेनाइट सिस्ट, ग्रेनाइट सिस्ट एवं जो आर्कियन चट्टान है उसके अपरदन से, एवं आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान के अपरदन से,
मैंने क्या बताया कि जो लाल पीली मिट्टी इसका निर्माण कैसे हुआ है, ग्रेनाइट सिस्ट और आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से। अब इसमें कौन सा रंग है, लाल पीला, ठीक है। तो हम समझेंगे पहले इसके लाल रंग को और फिर इसके पीले रंग को। तो इसका जो लाल रंग होता है ना, लाल लाल मतलब कोई रस है, ठीक है। तो याद रखना फेरस, लाल में कोई रस, ठीक है, इसलिए फेरस, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। मैं इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी, जिसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3, ठीक है। इसके जल योजन के कारण हुआ है। और जो पीला रंग है इसका, पीला रंग, ठीक है, वो इसका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड मतलब हो गया Fe3O4 के जल योजन के कारण है। लाल रंग क्यों है, फेरस ऑक्साइड, और पीला रंग क्यों है, फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण। मैंने लाल का जो रासायनिक सूत्र वो बताया, वो कितना बताया, Fe2O3, और पीला का बताया Fe3O4। अब मैं याद करने का तरीका भी बता देती हूँ। देखो लाल, लाल मतलब क्या हो गया, लाल कोई रस सा है, तो आप याद रखना फेरस, क्या आ जाएगा, फेरस, और ऑक्साइड तो है, दोनों में है, तो ऑक्साइड का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, फेरस। पीला रंग में, पीला में क्या पढ़ना है, अब इसमें फेरस याद रखे तो दूसरा मुझे याद रखना होगा फेरिक। बस फेरस और फेरिक का कंफ्यूजन होगा कि किसमें फेरस है और किसमें फेरिक है। तो लाल, लाल में होता है रस, इसलिए फेरस, बाकी तो दूसरा मेरा फेरिक याद हो गया। अब इसमें दोनों में कॉमन है, Fe और O, FeO दोनों में कॉमन है, लेकिन मुझे कैसे याद रखना, तो 2 से स्टार्ट करना, 2 3, अब 3 यहीं पे आ गया तो 3 4, ठीक है, 2 3 3 4 ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। अब हम देखते हैं जल धारण क्षमता, इसकी जल धारण क्षमता देखते हैं, जल धारण क्षमता। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मृदा होती है ना, इसमें चीका की मात्रा जो होती है ना, वो अच्छी होती है। चीका की जो मात्रा है ना, वो क्या होती है, अच्छी होती है। लगभग कितना होता है, 35 से 40% होता है, 40 या 45% भी बोल सकते हैं, इतना होता है। और ये एक सर्वाधिक मात्रा है, ठीक है। इस कारण इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है। कैसी होती है, अच्छी होती है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो मृदा है इसमें चीका की मात्रा अच्छी होती है, और जब चीका की मात्रा अच्छी है तो उसमें जल धारण क्षमता भी अच्छी होगी, ठीक है। ये एक सर्वाधिक मात्रा है। अगर इसकी प्रकृति बोले मतलब पीएच मान की बात कर रहे हैं, तो इसकी पीएच मान कितनी होती है, 6.8। अभी ये शायद पीएससी का या किसी एग्जाम में हुआ था, उसमें ये पूछा था, ये आता है, ठीक है। तो ये कितना होता है, पीएच पॉइंट कितना होता है, 6.8 होता है। मतलब ये 6.8 है तो ये अम्लीय हो गया। मतलब मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से अबव है तो क्षारीय है, जो आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो इसका पीएच मान कितना है, 6.8 है, मतलब ये क्या होगा, अम्लीय प्रकृति की होगी, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है ये मृदा बोलेगा, तो याद रखना 50 से 55% भाग पर ये जो मृदा है वो पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक मात्रा पे पाई जाती है। मतलब राज्य के सर्वाधिक भाग में इस मृदा का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि इस मृदा का स्थानीय नाम क्या है। स्थानीय नाम जो मैंने पहले ही क्या बता दिया है, इस मृदा का स्थानीय नाम क्या है, मटासी। मतलब जो स्थानीय लोग हैं उसको क्या बोलते हैं, मटासी मृदा बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं विस्तार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही कई बार पूछा जाता है और हमको पता ही नहीं रहता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, फिर हम इसको मैप से भी देख लेंगे, तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में देखने को मिलेगा, ठीक है, मध्य भाग में। और कहाँ पे देखने को मिलेगा, उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो कोटरी का मैदान, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ में एग्जाम होते हैं इस टाइप के, अगर टिपिकल देना होता है तो ये सारी चीज़ें एकदम छोटी छोटी पॉइंट को उठा के पूछ लेता है। कोटरी का मैदान हो गया, ठीक है। इंद्रावती हो गई, इंद्रावती नदी आपकी हो गई, इंद्रावती नदी वाली भाग हो गई, ठीक है, मतलब मैदानी हिस्सा, सबका मैदानी हिस्सा।
शबरी नदी का मैदान हो गया, शबरी नदी का मैदान हो गया, सब मैदानी हिस्सा है। महानदी हो गया, महानदी हो गया। गोदावरी, गोदावरी, ये जो नदियां हैं इनके मैदानी क्षेत्र पे आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद में मैं बोलूं तो दंडकारण्य का जो ऊंचा भाग है वहां पे मिलेगा, दंडकारण्य का ऊंचा भाग, ठीक है, वहां पे ये मिट्टी मिलेगी। जो महानदी बेसिन है इसमें जो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़ एवं कबीरधार जिला जो है यहाँ पे भी आपको मिलेगा। ये आप मैदानी हिस्से में तो ये सभी आते हैं। तो महानदी बेसिन में अगर मैं बोलूँ, महानदी बेसिन में अगर मैं बात करूँ तो रायपुर है, रायपुर बेसिन मैंने आपको समझा दिया है, दुर्ग है, बिलासपुर है, बिलासपुर है, धमतरी है, ठीक है, महासमुंद है, समुंद है, कोरबा है, रायगढ़ है, कबीर धाम है, कबीर धाम है, इन सभी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो महानदी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महानदी, महानदी और जो मांड नदी है, मांड नदी, ठीक है, मैं कौन सा बोल रही हूँ, महानदी और मांड नदी, इसके घाटी क्षेत्र में, घाटी क्षेत्र में, ठीक है, महानदी और मांड नदी की क्या है, घाटी क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उत्तम किस्म की क्या होता है, उत्तम किस्म का मटासी मिट्टी देखने को मिलता है। महानदी और मांड नदी घाटी क्षेत्र में आपको उत्तम किस्म का, ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं, उत्तम किस्म का मटासी मिट्टी देखने को मिलता है। और एक पॉइंट बोलूं तो महानदी और गोदावरी नदी का जो मैदान वाला हिस्सा, वहाँ पे उपजाऊ मटासी मिट्टी देखने को मिलता है। कहाँ पे, महानदी और जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है, इसका जो मैदान वाला हिस्सा है, मैदान वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको कैसी मिट्टी, उपजाऊ मटासी मिट्टी देखने को मिलती है। ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो इस मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है। अगर मैं इस मिट्टी की बात करूं तो इसमें चूने की प्रधानता होती है, चूने की प्रधानता होती है, ठीक है, ये याद रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं बोलूं तो इस मिट्टी में लोहे और रेत की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है। ये जो सिंबल है ना वो अधिक का है, ठीक है, मैंने ना लिखने के बजाय ऐसा बता दिया, आगे भी यूज़ होगा तो समझ जाना, ठीक है। यदि मैं इस मिट्टी के उपजाऊपन की बात करूं, उपजाऊपन की बात करूं तो भाई जब चीका की मात्रा इसमें अच्छी खासी है, ठीक है, तो ये मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ ही होगी। मतलब अगर मैं बोलूँ तो प्रदेश, मतलब छत्तीसगढ़ की ये दूसरी अब उपजाऊ मिट्टी है, दूसरी उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। अगर फर्स्ट बोलूँ तो कौन सी है, काली मिट्टी है, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट बोलूँ तो मेरी कौन सी आएगी, यहाँ पे काली मिट्टी आएगी। यह जो है ना वो कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर मिलेगी, लेकिन भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर मिलेगी। अगर मैं एक पॉइंट बोलूँ तो ये जो मिट्टी है वो कन्हार मिट्टी की तुलना में, कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर, और जो भाटा मिट्टी है, भाटा मिट्टी उसकी अपेक्षा कम ऊंचाई पर ये दिखाई देगा, ठीक है। और जो हमारी कृषि की जाती है प्रदेश की,
ठीक है, प्रदेश में जितना कृषि होता है उसमें 30% कृषि तो इसी मिट्टी पर करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फसल की बात करूँ, फसल कौन कौन से फसल है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको धान, अलसी, ठीक है, और क्या मिलेगा, तिल, ज्वार, ये याद रखना, मक्का, कोदो, कुटकी और कपास, ये देखने को मिलेंगे। फिर से मैं बोलती हूँ, मैंने बताया इस मिट्टी के बारे में कि इसमें लाल और पीला रंग मैंने बताया। लाल रंग जो होता है वो किसके, फेरस ऑक्साइड, और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण मैंने बताया। स्थानीय नाम मटासी बताया। विस्तार में बोलूँ तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और उत्तरी भाग में है, और मध्य भाग और उत्तरी भाग में अभी मैप में भी देखेंगे। कोटरी का मैदान, ठीक है, और इंद्रावती सबरी नदी, ये मैंने मैप भी ला लिया। ठीक है, अब आप मैप से देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ के हम कौन सी मिट्टी पढ़ रहे हैं, लाल पीली मिट्टी, ये छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और उत्तरी भाग में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे भी मिलती है, कौन कौन सा, जैसे कोटरी का मैदान, इंद्रावती सबरी नदी जो वाला घाटी एरिया है, घाटी एरिया वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो महानदी और जो गोदावरी नदी है यहीं पे बहती है, ठीक है, उनकी भी घाटियों में आपको देखने को मिलेगा। जो दंडकारण्य का ऊंचा भाग है वहाँ पे भी थोड़ी बहुत लाल पीली मिट्टी, थोड़ी बहुत है, इस वजह से मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो आपका मैदानी हिस्सा है, महानदी बेसिन का जो मैदानी हिस्सा है, जैसे कि रायपुर जिला हो गया, दुर्ग जिला हो गया, बिलासपुर जिला हो गया, ठीक है, उसके बाद में महासमुंद जिला, कोरबा जिला, रायगढ़ जिला, कबीरधाम, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और महानदी, और यहाँ पे आपका मांड नदी आएगा, अंबिकापुर वाला एरिया, उनके घाटी क्षेत्र में उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी मिलती है। मटासी मिट्टी मतलब लाल पीली मिट्टी, ये याद रखना। कहाँ पे बोली मैं, महानदी यहाँ पे है, और यहाँ पे मांड नदी, इनकी जो घाटी है वहाँ पे उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी मिलती है। और जो महानदी और यहाँ पे आपका गोदावरी नदी, इसका जो मैदानी एरिया है वहाँ पे उपजाऊ मटासी मिट्टी मिलती है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो मैंने आपको मैप से भी दिखा दिया। अगला हम देख रहे हैं लाल बलुई मिट्टी। मेरी जो लाल बलुई मिट्टी है वो यहाँ पे पाई जाती है, दिख रहा है, ये मेरी लाल बलुई मिट्टी है, इसको हमें देखना है। ठीक है, इसी को हमें पढ़ना है। अगला हम देखते हैं लाल बलुई मिट्टी। जैसे हमने कहा, इसका जो निर्माण है वो आर्कियन हमने पढ़ा था, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से होता है। इससे पहले वाला हमने क्या पढ़ा था, ग्रेनाइट सिस्ट और आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन से हुआ है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है, याद रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें मुझे याद रखना है। ये कौन से मृदा वर्ग में आएगा, ये कौन से मृदा वर्ग में आएगा, तो ये आएगा अल्फी सॉल। ये कौन सा आएगा, अल्फी सॉल। ठीक है, हमने 4 मृदा वर्ग पढ़ा है, तो लाल बलुई जो मेरी आएगी वो अल्फी सॉल में आएगी। और इससे पहले वाला इंसेप्टिसॉल आएगा, शायद मैंने बताना भूल गया था, लिख लेंगे। इससे पहला वाला जो आएगा वो इंसेप्टिसॉल में आएगा। ठीक है, और ये किस में आएगा, मृदा वर्ग अल्फीसॉल में आता है। किस में आता है, अल्फीसॉल में आता है। यदि मैं इसका रंग बोलूं तो इसमें जो लाल रंग होता है, ठीक है, लाल ही रंग दिख रहा है, वो किस में आएगा, लाल का हमने अभी पढ़ लिया, फेरस ऑक्साइड, इसके रासायनिक सूत्र भी पढ़ लिए, वही आएगा। ठीक है, फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, मतलब इसके जल योजन के कारण होता है, मतलब जल में घुलनशील होने के बाद में ये रंग देता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके स्थानीय नाम बोलूं, ठीक है, स्थानीय नाम, तो इसके स्थानीय नाम क्या है, तो इसमें क्या होता है, रेत की मात्रा अधिक होती है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, रेतीली मिट्टी बोलते हैं। रेतीली मिट्टी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, रेत की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, दूसरा जो होता है, इसमें जो लाल कलर देता है, इस कारण से लाल रेतीली और लाल बलुई कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझिए। मैंने क्या बोला
कि इसमें रेत की मात्रा अधिक है, इसलिए इसको रेतीली मिट्टी बोलते हैं। अब ये कलर जो है, इसका रंग जो है लाल है, क्यों है? फेरस ऑक्साइड कारण इसे लाल रेतीली भी कहते हैं और इसी को लाल बलवी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है लाल रेतीली तो समझ में आया मैडम, बलवी क्यों कहा? तो जो छोटे छोटे कण होते हैं ना दानेदार, उसको बोलते हैं बलवी, ठीक है। जो रेत के समान छोटे छोटे कण होते हैं ना, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, तो उसको बोलते हैं बलवी। बलवी मतलब होता है दाना, ठीक है। मतलब जैसे कंकड़ पत्थर होते हैं छोटे छोटे होते हैं ना, वो बलवी होता है। बड़ा होगा तो बड़े आकार का दाना होगा, ठीक है। तो उस कारण इसको क्या बोलते हैं? रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं, लाल रेतीली भी बोलते हैं और लाल बलवी भी बोलते हैं, ठीक है। अगला अगर स्थानीय नाम देखें इसका तो टिकरा बोलते हैं, टिकरा। अब ये टिकरा नाम क्यों दिया गया है? तो बस्तर के जो उच्च भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं, ठीक है। टिकरा किसे कहते हैं? तो बस्तर के उच्च भूमि, मैं पूरे शब्द नहीं लिखती हूँ, थोड़ा सा लिख देती हूँ, आप पूरा सेंटेंस मैं बोलती हूँ उसे कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है। तो बस्तर के उच्च भूमि पर पाए जाने वाले मिट्टी को क्या कहते हैं? टिकरा मिट्टी कहते हैं। अब आता है इसमें जल धारण क्षमता, ठीक है। जल धारण क्षमता। तो इस मिट्टी में क्या होता है? रेत की मात्रा होती है, इसलिए जैसे हमने लाल पीली मिट्टी पढ़ा तो उसकी अपेक्षा क्या होती है? इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। तो इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे अपेक्षाकृत कम होती है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अगर इसका pH मान मतलब प्रकृति बोले तो कितना होता है? 6.7। उसका हमने कितना पढ़ा था? लाल पीली का 6.8, इसका पढ़ा 6.7, मतलब है तो 6 में, तो ये भी क्या हो गया? अम्लीय। मतलब मेरा लाल पीली भी अम्लीय था और मेरा लाल बलवी भी मेरा कैसा है? अम्लीय है। अगर छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है? तो मैंने इसको बता दिया है, 25 से 30% भूभाग पर पाई जाती है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाने वाली दूसरी सर्वाधिक मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद में हम इसका अगला देख लेते हैं विस्तार। अगला हम देख लेते हैं विस्तार, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी हमने देख लिया कि ये जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है उस भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा, ठीक है। बस्तर में देखने को मिलेगा, कांकेर में देखने को मिलेगा, इसके अलावा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बालोद नीचे ही पड़ता है, बालोद, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट मतलब तत्व पाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं, कौन कौन से तत्व या एलिमेंट पाए जाते हैं। तो आपको पता है जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है वो लोहे के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? लौह अंश मिलेगा, यहाँ पे आपको लौह अंश देखने को मिलेगा, ठीक है, ये याद रहेगा। मतलब आयरन की अधिकता है। इसके अतिरिक्त मैं बोलूँ तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन और जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो क्या होती है? कम होती है। अब भाई रेतीली मिट्टी है तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा तो कम ही होगी, ठीक है। इस कारण क्या होता है? इसकी उर्वरता भी क्या होगी? उर्वरता, ठीक है, उर्वरता ये भी क्या होगी? कम होगी। इसमें रेतीली मिट्टी है तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा तो कम ही होगी उसमें, ठीक है, और इस कारण क्या होगी? उसकी उर्वरता भी कम होगी, ठीक है, याद रहेगा। और इसमें लोहे और रेत की मात्रा अधिक होती है। इसमें अगर मैं बोलूं तो लोहे और रेत की मात्रा जो है वो अधिक होती है, ये याद रहेगा। ये सिंबल नीचे वाला कम को बता रहा है, ऊपर वाला अधिक को बता रहा है, ठीक है। और इसमें ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अवशेष मिलते हैं इस मिट्टी में। अगर मैं बोलूं तो ग्रेनाइट, अब नीचे आपको मालूम है ग्रेनाइट हमने पढ़ लिया, आर्कियन और धारवाड़ तो आपको मालूम है, ठीक है। तो ग्रेनाइट और नीस चट्टान है ना, इसके अवशेष मिलेंगे आपको, अवशेष मिलेंगे, ठीक है। अब अगर इसमें फसल की बात करें, ठीक है, फसल,
तो इसमें कोदो कुटकी, आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ है वो मोटे अनाज के लिए फेमस है और ये कोदे कुटकी जो है वो उसी में आते हैं। कुटकी हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, और कौन सा हो गया आपका, आलू हो गया, तिलहन हो गया, ठीक है, ये सारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, कोदो कुटकी ज्वार बाजरा आलू तिलहन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया लाल बलुई मिट्टी। इसमें अगर मैं बोलूँ तो आर्किन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। इससे पहले लाल पीली देखे थे तो ग्रेनाइट और आर्किन के चट्टानों के अपरदन से। मृदा वर्ग बोलेंगे तो अल्फीसाल, उससे पहले वाला इंसेप्टिसॉल बताया। रंग बोलेंगे तो लाल, और लाल रंग क्यों होता है मैंने बता दिया। स्थानीय नाम, इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है इसलिए रेतीली मिट्टी, या फिर लाल रेतीली या लाल बलवी कहते हैं। बलवी मतलब दानेदार, ठीक है, और रेत क्या है, दानेदार ही है। टिकरा भी बोलते हैं, तो बस्तर के उच्च भूमि में जो पाई जाने वाली मिट्टी उसको टिकरा बोलते हैं। जल धारण क्षमता इसकी अपेक्षाकृत अन्य की तुलना में कम है। पीएच मान 6.7 है, मतलब अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, पहले वाला भी अम्लीय था। प्रतिशत ये 25 से 30% भाग पर पाई जाती है, मतलब छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली दूसरी सर्वाधिक मिट्टी है। विस्तार बोलेंगे तो आपने देखा था दक्षिण भारत में, मतलब दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बालोद, ये सब में मिलेगा। तत्व बोलेगा तो इसमें लौह अंश अधिक मिलेंगे आपको। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अगर ये कम है तो उर्वरता, क्योंकि उर्वरता के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है, ह्यूमस जरूरी होता है। ये अगर नहीं है, ह्यूमस जरूरी होता है, ये नहीं है तो उर्वरता कम होगी। लोहे और रेत की मात्रा अधिक है, आपको वैसे भी मालूम है दक्षिण भारत में लोहा मिलता है। ग्रेनाइट और नीच चट्टान के अवशेष मिलते हैं, ये भी आपको मालूम है क्योंकि मैंने आपको आर्किन और धारवाड़ चट्टान पढ़ा दिया है और वो नीचे ही देखने को मिल रहा है, तो ये है। फसल बोलेंगे तो कोदो कुटकी ज्वार बाजरा आलू तिलहन है। एक लास्ट आज हम लोग पढ़ लेते काली मिट्टी, फिर कल हम बचा हुआ मिट्टी का पार्ट पढ़ लेंगे और मृदा को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसके निर्माण की बात करें, तीसरा देख रहे हैं काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है पहले मैप में देख लेते हैं। अभी हमने कुछ मिट्टियाँ देख चुके हैं, जैसे कि हमने देख लिया है, हमने लाल पीली मिट्टियाँ देख ली हैं, है ना। हमने लाल पीली मिट्टी देख लिया, हमने बोला उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत हमने थोड़ी मात्रा में यहाँ पे भी देखा है। ठीक है, जो घाटी वाला एरिया है। इसके अलावा ये मेरी काली मिट्टी है, हम काली मिट्टी भी देख रहे हैं। बची हुई मिट्टी को हम कल अपनी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे का देख लेते हैं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके निर्माण की अगर मैं बात करूँ तो जो मेरी बेसाल्ट चट्टान थी, या फिर बोल सकते हैं बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान या बेसाल्ट चट्टान, आप जैसा भी बोलना चाहे। ठीक है, तो इनके अपरदन से इसका निर्माण होता है। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था, दक्कन ट्रैप। आप याद करें दक्कन ट्रैप का निर्माण मैंने कैसे बताया था, वहीं पे मैंने काली मिट्टी भी बताई थी। आप पिछली क्लास मेरा देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बार बार कहती हूँ आप शुरू से पढ़िए। ठीक है, आप जब से मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं आप शुरू से पढ़िए, क्योंकि शुरू से पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। मैं कहीं से, मैं चाहूँ तो 20 से भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन हम जो ज्योग्राफी पोर्शन है वो 20 से नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे मैं शुरू से आपको पढ़ना होगा तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने वहाँ पे दक्कन ट्रैप जब मैंने बताया था, ठीक है, दक्कन ट्रैप सेल समूह बताया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे क्या हुआ था, जो ज्वालामुखी के बेसाल्ट युक्त क्रम की जो चट्टानें हैं, ठीक है, वहीं उसी से मेरा क्या हुआ, बेसाल्ट युक्त जो चट्टान है या बेसाल्ट युक्त लावा जो है उसके जमने से मेरा किसका निर्माण हुआ था, वहीं पे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, ये मैंने बताया था। और वहीं पे मैंने बताया था काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी और दक्कन ट्रैप का क्या है, रिलेशन है। तो इसलिए इसका निर्माण कैसे हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से, मतलब उनका अपरदन हो रहा है वहाँ पे। तो मैंने देख लिया कि जब बेसाल्ट चट्टान जब जमा तो मेरा दक्कन ट्रैप बना और उसी का अपरदन हुआ, तब वहाँ पे मेरी कौन सी मृदा बनी है, काली मिट्टी बनी हुई है। ठीक है, और अगर मृदा वर्ग बोलेंगे कौन से मृदा वर्ग में आती है, तो ये कौन से मृदा वर्ग में आती है, तो ये है वर्टिसॉल। ठीक है, वर्टिसॉल। पहला हमने लाल पीली देखा था इंसेप्टिसॉल, दूसरा हमने देखा था कौन सा, लाल बुलवी, वो हुआ अल्फीसॉल, और उसके बाद में हम काली मिट्टी देख रहे हैं तो ये मेरा हो गया वर्टिसॉल। ठीक है, इसका अगर हम रंग की बात करें तो ये मेरा कैसा है, गहरा काला या फिर बोल सकते हैं भूरा काला।
रंग का होता है, गहरा काला या भूरा काला। और ये जो काला रंग होता है, ये जो काला रंग होता है ना, वो क्यों होता है पता है? ये जो काला रंग होता है ना, वो फेरिक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फेरिक टाइटेनिक या टाइटेनियम, ठीक है, फेरिक टाइटेनियम के उपस्थित होने के कारण होता है। ठीक है, क्यों होता है इसका रंग काला? काला जो होता है वो फेरिक टाइटेनियम के उपस्थित होने के कारण होता है। ठीक है, अगर अब मैं इसकी जल धारण क्षमता बोलूं, जल धारण क्षमता बोलूं, तो इसकी जल धारण क्षमता जो होती है वो किस पर सर्वाधिक होती है? और क्यों होती है सर्वाधिक होती है? क्योंकि इसमें चीका की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, किसकी मात्रा? चीका की मात्रा। चीका की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक के लिए मैंने ऐसा कर दिया है, कितना होता है? तो 50 से 55% होती है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो हमने लाल पीली मिट्टी पढ़ा था, उसमें भी चीका की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, कितना हमने 30-35% वगैरह हमने देख लिया था, तो वो भी सर्वाधिक है, तो इसलिए भी उसमें जल धारण क्षमता अच्छी होती है। और जो मेरी कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी है, इसमें तो उससे भी ज़्यादा, अगर आपको चीका की मात्रा पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो काली मिट्टी में होती है। कितना होता है? 50 से 55% होता है, याद रहेगा। इसलिए इसकी जल धारण क्षमता भी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। आगे हम देखते हैं, अभी मेरी काली मिट्टी फिनिश नहीं हुई है, थोड़ा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब यदि मैं इसके पीएच मान की बात करूं, पीएच मान, तो इसके पीएच मान कितना होता है? 7.6 है। तो देखो हमने 7 को क्या लिया था? उदासीन। 7 से कम ले रहे हैं तो अम्लीय, तो 7 से अधिक हो गया तो ये मेरा क्या है? क्षारीय। अभी तक के हमने जितनी भी मिट्टी देखी है, हमने लाल पीली देख लिया, लाल वाली भी वो सब अम्लीय है, लेकिन हमने काली देख रहे हैं क्षारीय। ये याद रखना कि अभी तक हमने केवल इसे क्षारीय पढ़ा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है, अब ये छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है? तो 8 से 10% भूभाग पर पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद में अगर मैं इसका स्थानीय नाम बोलूं, स्थानीय नाम, ठीक है, स्थानीय नाम अगर मैं बोलूं, मेरे ख्याल से कोई कट नहीं रहा होगा, सभी को सब चीज़ दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, स्थानीय नाम मैं बोलूं तो इसका स्थानीय नाम क्या है? कन्हारी है, कन्हारी है। ठीक है, और बोलूँ तो क्या है? भर्री है। ठीक है, और बोलूँ तो क्या है? रेगुर है। ये याद रखना क्योंकि इसके स्थानीय नाम कई बार पूछा गया है। ठीक है, गभार भी है, और इसको बोलते हैं, इसको चीका काली मिट्टी भी बोलते हैं, और कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ये याद रहेगा। ठीक है, ये इसके स्थानीय नाम है। ठीक है, अब अगर हम इसका विस्तार बोले तो मैप में तो दिखा दिया है, पढ़कर और दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके मैदानी या घाटी क्षेत्र में मिलेंगे। कहाँ के मैदानी और घाटी क्षेत्र में? तो इसका विस्तार बोलेंगे तो मैदानी प्लस घाटी क्षेत्र में मिलेंगे। तो कहाँ के मैदानी और घाटी क्षेत्र में मिलेंगे? तो कवर्धा के चिल्फी घाटी, कवर्धा के चिल्फी घाटी, कवर्धा मतलब कबीर धाम, कवर्धा के चिल्फी घाटी, याद रहेगा। ठीक है, इसके मैदानी और घाटी क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं बोलूँ तो महानदी घाटी, महानदी घाटी। ठीक है, घाटी का जो निचला भाग है, निचला भाग, वहाँ पे जैसे मैं बोलूँ तो आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपका मुंगेली है, मुंगेली हो गया, बेमेतरा हो गया। घाटी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जिसको अभी जो मेरे बीच से देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ शुरू से देखें। ठीक है, बेमेतरा हो गया, राजनांदगांव हो गया, राजनांदगांव मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, राजनांदगांव। ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये सब महानदी घाटी का जो निचला भाग बता रही, इन क्षेत्रों के निचले भाग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। बालोद हो गया, धमतरी हो गया,
महासमुंद हो गया, और आपका आ जाएगा गरियाबंद। किसी के मन में डाउट होगा इतना सब कुछ याद रखना? हाँ रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आपका कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वो पूछ देता है, दिशा पूछ लेता है, कोई एक्चुअल क्षेत्र पूछ लेता है, तो हाँ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। अगर पूर्वी बघेलखंड के पठार की बात करूं तो यहाँ पे आपको कौन कौन से जगह है, जैसे कि अगर मैं पूर्वी बघेलखंड के पठार में बोलूं तो आपका जैसे कि अंबिकापुर हो गया, अंबिकापुर हो गया, ठीक है, और आपका रामानुजगंज हो गया, रामानुजगंज, यहाँ पे थोड़े बहुत मात्रा में आपको मिलेंगे, ठीक है। मध्य प्रतापपुर, मध्य प्रतापपुर हो गया, ठीक है। उसके अतिरिक्त मैं बोलूँ तो पूर्वी कुश्मी हो गया, पूर्वी कुश्मी हो गया, रिहंद हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कन्हार और हसदेव नदी घाटी क्षेत्र, रिहंद, रिहंद हो गया, कन्हार और हसदेव, हसदेव इन नदियों की घाटी क्षेत्र में मिलेगा, हसदेव नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है, घाटी क्षेत्र में मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं बोलूँ तो धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़, और जो रायगढ़ है, रायगढ़ है, इसके पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में, ठीक है। मैप में वापस देख लेते हैं, ये देख सकते हैं मैंने बताया है काली मिट्टी यहाँ पे मिलती है, मतलब ये मैदानी और जो घाटी क्षेत्र, ये जो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, मैकलसेड़ी, यहीं पे चिल्फी घाटी मिलेगा, और उन्हीं के जो मैदानी और घाटी क्षेत्र है चिल्फी घाटी का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको महानदी घाटी दिखेगा, इसका निचला भाग जैसे कि आपका मुंगेली हो गया, मुंगेली वाला हो गया, बेमेतरा यहीं पास ही आएगा, आपका राजनांदगांव ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। खैरागढ़ छुई खदान यहीं पे ही है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी यहीं पे है, यहाँ पे बालोद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इधर आपका धमतरी आ जाएगा, इधर महासमुंद गरियाबंद वाला हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, ठीक है, तो ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है यहाँ पे ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया। जैसे अंबिकापुर, रामानुजगंज, मध्य प्रतापपुर, पूर्वी कुश्मी, रिहंद, कन्हार, हसदेव नदी घाटी जो है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा बहुत दंडकारण्य वाले क्षेत्र में भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो धर्मगढ़, रायगढ़ ये वाला जो है, इसके पश्चिमी भाग, अगर पश्चिमी भाग मतलब इधर भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। तो ये ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं किया, मुख्य रूप से आपको मैंने ड्रॉ करके बता दिया। अब मैं कुछ खनिज की बात करूँ या मात्रा की बात करूँ जो खनिज इसमें पाई जाती है, तो याद रखना इसमें चूना, पोटास और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। लेकिन इसमें फास्फेट, ठीक है, फास्फेट और नाइट्रोजन तथा जीवाश्म की मात्रा कम होती है। अब सबके मन में डाउट आ रहा है, मैम ऐसे कैसे, भाई ऐसे कैसे हो गया, जब ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है तो नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि पौधों के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन तो जरूरी है, जीवाश्म जरूरी है, तो फिर कैसे हो गया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो काली मिट्टी होती है ना, वो दलहन की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। मतलब दलहन की ग्रोथ के लिए उसमें बहुत अच्छी गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और जो दलहन की जब हम खेती करते हैं, दलहन की जैसे खेती करते हैं, तो जो उसकी जो जड़ें होती है ना, उसमें एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम नाम का जीवाणु, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होती है ना, ये आपका आकाश से, ठीक है, मतलब कहाँ से, वायुमंडल से
वायुमंडल से क्या करता है, नाइट्रोजन जो होता है वो आपका धरती पे स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, ये कहाँ पर मिलता है, वायुमंडल पे ही मिलता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो वायुमंडल से क्या करता है, ये जो राइजोबियम नाम का जीवाणु है वो वायुमंडल से क्या करता है, नाइट्रोजन लेता है और ये पौधों को देता है, और इस प्रकार पौधों का ग्रोथ होता है। और जो काली मिट्टी होती है वो दलहन की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। इस प्रकार अगर मैं बोलूँ तो इस मिट्टी की जो क्वालिटी और विशेषता, उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, लेकिन इस मिट्टी की ऐसी विशेषता है कि इसमें हम दलहन की खेती कर सकते हैं। और दलहन में जो जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु, यही मुख्य रूप से वायुमंडल से नाइट्रोजन को धरती पे लाने के लिए क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार इसमें नाइट्रोजन आता है। मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो गलती से मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है, अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि क्लिक करके मत आ जाना। इसमें अगर मात्रा बोलेंगे तो कम होता है, लेकिन हाँ, ये मिट्टी उपजाऊ इसलिए होती है क्योंकि इसमें दलहन की खेती हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ और विशेषता अगर हम देख ले, इस मिट्टी की, ठीक है, तो इसकी अगर पहली बात मैं बोलूँ तो पानी के अभाव में ना इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है, ठीक है। पानी के अभाव में बोलूँ, थोड़ी सी आज वीडियो ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है, तो इस मिट्टी में क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, ठीक है, याद रहेगा। इस मिट्टी में क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। जो इस तरह से दरार पड़ जाती है, तो दरार पड़ने से कैसे दिखता है, ये दरार पड़ने के कारण ये स्वतः जुताई जैसा दिखता है, स्वतः जुताई, ठीक है, ये याद रखना। इस प्रकार से दिखता है, मतलब इसमें पानी नहीं होता है तो क्या होता है, इस तरह से दरारें पड़ जाती है, और दरारें पड़ने से स्वतः जुताई जैसा दिखता है, ठीक है। अब ये जो मिट्टी होती है, अगर इसमें थोड़ा सा पानी मिल जाता है, मतलब तो ये क्या होता है, गीली होकर क्या होती है, फूल जाती है, ठीक है, और मुलायम हो जाती है, और क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। अब अगर इसमें अगर आप बीज डाल देंगे ना, तो ये क्या होता है, बिना किसी क्या कहना चाहिए, अपनी जो मनुष्य है, मतलब जो किसान है, उनको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती मेहनत की, और यहाँ पे क्या होती है, खेती हो जाती है, ठीक है। यही कारण है इस मिट्टी को बहुत अच्छा माना जाता है। यदि मैं इसके उपजाऊपन की बात करूँ तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये मिट्टी तो बहुत अच्छी उपजाऊ है, ठीक है। तो ये मिट्टी क्या अच्छी उपजाऊ है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें फसल की बात करूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है मेरा, फिर यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें फसल की बात करूं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी फसल हम देखते हैं, इसमें धान आ सकता है, ठीक है, गेहूँ आ सकता है, ठीक है, इसमें धान भी बोते हैं, गेहूँ भी बोते हैं, चना भी बोते हैं, ये दलहन ही तो है चना मेरा, तो ये तो बोते ही है। तिलहन भी बोते हैं, तिलहन के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, तिलहन हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं बोलूँ तो चना और भी बहुत प्रकार की दालें, चना तो दाल है, और भी बहुत प्रकार की दालें, और कपास के लिए तो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया लाल पीली मिट्टी में भी कपास की खेती करते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक है। और एक नोट करके आप याद रख लीजिए, नोट करके एक बात छूट गई है, वो याद रख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि में जो पाई जाने वाली काली मिट्टी है उसको भर्री मिट्टी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिख देती हूँ, ये कोई और पेन कोई और कलर लिख लेती हूँ, ये ठीक है, कि छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं, भर्री कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्री कहते हैं, याद रहेगा, भर्री मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरी मिट्टी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं, बचा हुआ हम कल की क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, कल हम मिलते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।